मोटिवेटेड और स्किल्ड ट्रेनर, कोच और काउंसलर के तौर पर अपनी खास और अलग पहचान बना चुकी मिसेस नीतिका बासु आहूजा जी नाबार्ड, आईसीआईसीआई बैंक, मेंटर एकेडमी, सीए इंस्टीट्यूट लखनऊ चैप्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी आदि बहुत से ख्याति प्राप्त ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान कर चुकी हैं। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, फैकल्टी डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, स्टूडेंट्स वर्कशॉप आदि क्षेत्रों में एक्सपर्ट मिसेस नीतिका बासु आहूजा जी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम में सर्टिफाइड न्यूरो सेमेंटिक्स कोच भी रह चुकी हैं। ट्रेनिंग डिजाइन में सर्टिफाइड और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में पीजी सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुकी मिसेस नीतिका बासु आहूजा जी टीम बिल्डिंग, लीडरशिप और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में भी दक्षता रखती हैं। मिसेस नीतिका बासु आहूजा जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नितिका बासु आहूजा है और आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो अपने आप पे पूरी सेल्स पिच है, इसको ऐसे समझिए। देखिए, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हम सब मार्केट में लेके आते हैं और हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि वो दूर से दूर लोगों तक पहुँचे, पर क्या हम ऐसा हमेशा कर पाते हैं? क्योंकि हम सबका जो मेजर फोकस है वो सेल्स की तरफ होता है, यानी कि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बिकें। लेकिन ये हमारी सेल बढ़े, इसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? अगर हम अपना ध्यान सेल्स के साथ साथ ये जो एस्पेक्ट जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, जिसको हम मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग कहते हैं, इस पर भी शिफ्ट करें तो जो हमारी सेल्स है वो डेफिनेटली बेटर होती है और हमारा जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो बहुत दूर तक लोगों तक पहुंचता है, जिससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। जी हाँ, तो मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग जो टॉपिक है, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने में और साथ ही साथ एक स्ट्रैटेजी बनाने में कि किस तरीके से आप अपने सेल्स को दिन रात या फिर हर महीने उसको बढ़ाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग और समझते हैं कि किन किन तरीक़ों से हम मार्केटिंग कर सकते हैं और ब्रांडिंग के क्या तरीके हैं जिससे हम अपने प्रोडक्ट की ब्रांड इमेज को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात कि मार्केटिंग क्या है। तो अगर हम मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसकी चर्चा करें तो ये एक क्रिटिकल कंपोनेंट है, यानी कि इसके बिना तो हम अपने प्रोडक्ट की सेल्स इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो अगर हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो हम अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि जितने भी लोग हमारे उस प्रोडक्ट के रेंज में आते हैं, यानी कि जो हमारा टारगेट ग्रुप है, उसे हम बताते हैं कि आपके लिए हम ये प्रोडक्ट या सर्विसेज लेकर आए हैं। तो अगर हमने मार्केटिंग नहीं की तो हमने अवेयरनेस नहीं क्रिएट की, और अगर हमने अवेयरनेस यानी कि जागरूकता, और अगर हमने जागरूकता नहीं फैलाई लोगों में कि हम आपके लिए ये प्रोडक्ट या सर्विसेज लेकर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लोग उस प्रोडक्ट के बारे में न जानेंगे और ना ही लेने के बारे में सोचेंगे, जिससे हमारा सेल्स इफ़ेक्ट होगा। तो आसान शब्दों में, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम मार्केटिंग की चर्चा करते हैं तो क्रिएटिंग अवेयरनेस इज़ दी फर्स्ट थिंग जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, और ये क्रिटिकल कंपोनेंट जो है वो हमें सेल करने में बहुत क्या कहते हैं हेल्प करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने यहाँ पॉइंट आउट करी है कि इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि मार्केटिंग यानी बहुत सारा पैसे लगाओ तब जाके मार्केटिंग सक्सेसफुल होती है, लेकिन आज जो टेक्निक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी उसमें बहुत ज़्यादा पैसों की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन तरीक़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है जिससे आपकी मार्केटिंग जो है वो इफ़ेक्टिव हो। तो जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, स्मॉल तो खैर कोई भी नहीं होता है, लेकिन मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि जब आप मार्केट में एंटर करते हैं तब आपके बिज़नेस का लेवल शायद स्मॉल होता है। तो जब आप स्मॉल लेवल के प्लेयर होते हैं तो ऐसे में जो जायंट प्लेयर्स होते हैं या जो सीजन्ड प्लेयर होते हैं, जैसे कि पुराने लोग जो बहुत टाइम से उस बिज़नेस में हैं,
उनसे हमें थोड़ा खतरा लगता है, उनसे हमें थोड़ा डर लगता है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस बिज़नेस में मंझे हुए हैं। तो ऐसे लोगों के सामने हम किस प्रकार से अपने बिज़नेस को एस्टैब्लिश करें, और ना सिर्फ उन्हें एस्टैब्लिश करें बल्कि अपने कॉम्पिटिटर के सामने जो है हम डटे रहें, टिके रहें। इन सब चीज़ों को करने के लिए हमको ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है, और कोशिश ये करना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वेबसाइट पर आएँ और हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में जानकारी लें। तो अगर मार्केटिंग का मतलब जागरूकता फैलाना है, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो छूट जाए जिससे हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हमें मार्केटिंग करनी चाहिए। सबसे पहले मार्केटिंग के जो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम डायनामिक्स कहते हैं, थोड़ा-सा उनको समझने की कोशिश करते हैं। मार्केटिंग अपने आप में एक शब्द नहीं है, बल्कि एक कुछ शब्दों का समूह है जिसे हम कह सकते हैं, और अगर हम इन सामूहिक शब्दों को समझें तो अपने आप हम मार्केटिंग को भली-भांति समझने लगते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे शब्द आपको दिख रहे होंगे। एक-एक करके इन शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं। मार्केटिंग यानी कि एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग जैसे कि आप, मैं, हम सब टेलीविज़न के सामने बैठते हैं या रेडियो सुनते हैं, हर जगह पर आपको विज्ञापन दिखाई पड़ते हैं या सुनाई पड़ते हैं। ना सिर्फ रेडियो, टेलीविज़न, बल्कि जब आप सड़क से गुज़र रहे होते हैं तो बहुत सारे होर्डिंग्स और बोर्ड भी आपको किसी न किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में बता रहे होते हैं। तो ये जो विज्ञापन है इनको हम एडवर्टाइजिंग कहते हैं। इसके बाद जो नया टर्म होगा शायद आपके लिए, उसको हम ब्रांडिंग कहते हैं। ब्रांड यानी कि आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसकी पहचान, वो अपने नाम से जाना जाए। अब ब्रांडिंग आपकी कंपनी की हो सकती है, आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की हो सकती है, आप किसी भी चीज़ को ब्रांड कर सकते हैं। तीसरा जो हमारे पक्ष में आजकल प्ले करता है वो है इंटरनेट। थैंक्स टू कोविड तो नहीं कहूँगी, लेकिन कोविड के साथ ही साथ इंटरनेट के थ्रू मार्केटिंग का जो चलन है वो काफ़ी बढ़ गया है। हर एक व्यक्ति के पास आजकल इंटरनेट होता है, और इंटरनेट के थ्रू मार्केटिंग करना जो है हमारे लिए सबसे ज़्यादा सुविधाजनक होता है, क्योंकि ये घर बैठे हो जाती है। फिर आते हैं मार्केटिंग में हमारे प्रोडक्ट, यानी कि हम क्या चीज़ को मार्केट कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी आपको हो, उसके जो मेन फीचर्स कह सकते हैं, यानी कि जो उसकी गुणवत्ता है, जो उसकी क्वालिटी है, जो उसे दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करती है, उसकी जानकारी हमें मार्केटिंग में देनी होती है। हमें जो हमारे मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हैं या जो सिमिलर ब्रांड के या सिमिलर तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, उनकी पूरी रिसर्च हमें करके रखनी होती है कि वो प्रोडक्ट्स क्यों अच्छा कर रहे हैं या उनमें क्या अच्छाई है, और हमारे प्रोडक्ट्स उनके कंपैरिजन में कैसे हैं। और जब आप ये रिसर्च कर लेते हैं तो अगला एस्पेक्ट मार्केटिंग का वो होता है स्ट्रैटेजी, यानी कि आप कैसे रूपरेखा बनाएं अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने की, उसे ब्रांड करने की, या फिर उसको स्टैब्लिश करने की। तो जब हम इन सारे एस्पेक्ट्स का ध्यान रखते हैं तब जाके हमारी मार्केटिंग जो है वो पूरी होती है। आपको शायद ऐसा इस समय लग रहा होगा कि ये तो बहुत सारा काम है मार्केटिंग करना, लेकिन घबराइए नहीं, ये सब बहुत ही आसानी से हो जाता है जैसे ही आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। आइए समझते हैं कि हम किस प्रकार से मार्केटिंग की शुरुआत करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी काम अगर हमें शुरू करना है तो हमारे लिए एक गोल होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर आप अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को मार्केट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एक गोल बनाना चाहिए। आसान शब्दों में जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपका मार्केटिंग का गोल क्या होना चाहिए, यानी कि जो आपके निर्धारित कस्टमर है, यानी कि टारगेट ऑडियंस, वो कौन है, और आप 1 महीने में या 6 महीने में या 1 साल में कितने कस्टमर्स तक पहुंचना चाहते हैं। जब आप अपने टारगेट ऑडियंस को डिटरमिन करते हैं या निर्धारित करते हैं, तब जाके आप अपने गोल को स्पेसिफिक बनाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन है,
किस प्रकार का प्रोडक्ट आप उन्हें बेचना चाहते हैं, वो कहाँ पर हैं, किस समय उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे ताकि वो इसका भली-भाँति फ़ायदा उठा सकें, और इसके साथ ही साथ कब और वाई मतलब क्यों वो इस प्रोडक्ट को लेना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सारे डब्ल्यूज़ आपकी मार्केटिंग में ज़रूरी हैं या आपको हर एक पहलू पे सोचना है, लेकिन मैक्सिमम पहलुओं को अगर आप इंगित कर सकें या उसको इलैबोरेट कर सकें, तब आपका गोल जो है वो स्पेसिफिक हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है जिस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, वो है मेजरेबल। मान लेते हैं आपने अपना गोल सेट किया कि 6 महीनों में मुझे अपने पास कम से कम नए 100 कस्टमर चाहिए, क्योंकि अभी हमने शुरुआत की है, ठीक है। तो वो कस्टमर कौन होंगे, आप उनको कब इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे, कैसे इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे, ये सारी बातें जब आप लिख लेते हैं, हर एक चीज़ की डिटेलिंग कर लेते हैं, तो आपका गोल जो है वो स्पेसिफिक हो जाता है। अब आती है उसको मेजर करने की बारी। अगर आपने टारगेट 100 का रखा है और आपके पास अब कम से कम 20 नए कस्टमर आ गए हैं, तो यानी आप ये मेजर कर सकते हैं कि आप अपनी राह की तरफ चल रहे हैं, आप उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर आपने ये 100 नहीं लिखा है और आपके पास 20 कस्टमर आए हैं, तो आपके पास कोई मेजर करने का साधन नहीं है। इसीलिए मेजरेबल बहुत ज़रूरी है, ताकि आप ये देख सकें कि आप उस लैंडमार्क तक पहुंचने वाले हैं या आप उस राह पर चल पड़े हैं। जैसे कि अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना हो, तो मील के पत्थर आपको दिखते हैं। ये मील के पत्थर जो हैं वो मेजरेबल होते हैं, यानी कि वही आपको बताते हैं कि आपने इतनी दूरी तय कर ली है और ये दूरी आपकी बाकी है। इसी प्रकार से अगर आपने स्पेसिफिक गोल सेट किया है, तो मेजरेबल जो है आपको बताएगा कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं। इसके बाद जो बहुत ज़रूरी बात है वो है अटेनेबल। हम में से हर कोई गोल तो बनाता है, लेकिन कई बारी हम ये नहीं समझते कि ये गोल को अटेन करना भी ज़रूरी है। गोल हमारी रीच से बाहर नहीं होना चाहिए। गोल कुछ ऐसा हो जो हमारे लिए एक बेंचमार्क हो, यानी कि अगर हम मान लेते हैं 6 महीने में 150 कस्टमर तक हम पा सकते हैं, तो हमें यहाँ पर 150 या फिर मैक्सिमम 200 लिखने की ज़रूरत है। इसे हम 1000 नहीं लिख सकते, क्योंकि हम 1000 जब हम शुरुआती दौर में हैं तो हम शायद ना अटेन कर पाए। इसीलिए अटेनेबिलिटी यानी कि उसका जो मापदंड है उसको सही रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये 100 है या ये 150 है तो हमारे लिए अटेनेबल है, लेकिन अगर ये 1000 है तो ये शायद हमारे लिए इतना प्रैक्टिकल नहीं है। अगला रियलिस्टिक, यानी कि आप जिस सराउंडिंग में अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर रहे हैं, आप जहाँ तक अपने बिजनेस को लेके जाना चाहते हैं, वो सराउंडिंग कितना आपको सपोर्ट करेगी। मान लेते हैं आप बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं वेस्टर्न क्लोथिंग का, वेस्टर्न गारमेंट्स का, और आप किसी बी टियर सिटी में या सी टियर सिटी में उस बिज़नेस को बना रहे हैं, स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो अब कितना रियलिस्टिक है कि आप 6 महीने में कम से कम 150, 200 या 300 नए कस्टमर लेकर आएंगे, क्योंकि बी और सी टियर सिटीज़ में अब अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन है। तो यहाँ पर हमें रियलिस्टिक देखना होता है कि हमारा एनवायरनमेंट हमारे गोल को कितना सपोर्ट कर रहा है। अगर सपोर्ट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सपोर्ट कर रहा है तो हमें यहाँ पर थोड़े से एडजस्टमेंट करने होते हैं और हम वापस उसको रियलिस्टिक बना लेते हैं। आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण वो है टाइम, यानी कि आपको स्वयं को एक टाइमलाइन ज़रूर देनी चाहिए, जैसे कि 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 1.5 साल, 2 साल। आप ऐसे नहीं सोच के चल सकते कि मैं किसी भी समय अपने टारगेट को मीट आउट कर लूँगा। तब आपके लिए हमेशा ही एक एक्सक्यूज़ रहता है कि अरे अगले महीने कर लेंगे, 6 महीने बाद कर लेंगे। लेकिन अगर आपने खुद को एक समय में डाल दिया है, समय में बांध दिया है, तो आप लगातार उसी निर्धारित समय में
अपने टारगेट को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आपके गोल का मेजरेबल और मे बी स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब आपका गोल स्मार्ट होता है तो आपकी मार्केटिंग स्मार्ट हो जाती है, और मार्केटिंग के स्मार्ट होते ही आपकी सेल्स जो है वो बढ़ने लगती है। तो कोशिश करिएगा मार्केटिंग शुरू करने से पहले एक स्मार्ट गोल बनाएं, क्योंकि उसी पर आपकी मार्केटिंग पूरी निर्भर करेगी। अब जब आपने गोल बना लिया तो ज़रूरी है कि आप ये निर्धारित करें कि आपके प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज के टारगेट ऑडियंस कौन है, यानी कि आपका प्रोडक्ट सर्विस किस वर्ग के लोगों के लिए बना है। युवा वर्ग है, मध्य आयु के लोग हैं, या वृद्ध हैं, या फिर बच्चे हैं, कोई भी एक वर्ग हो सकता है जिसको स्पेसिफिकली आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज टारगेट करता है। अब आप सोचेंगे कि ये क्या बात हुई, हम क्यों नहीं सभी को अपने प्रोडक्ट्स दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं आप, और देना भी चाहिए। लेकिन अगर आप मार्केटिंग के दौरान अपने टारगेट को नहीं आइडेंटिफाई करेंगे तो सबके पास इंफॉर्मेशन जाएगी और उसका आपको कोई फ़ायदा भी नहीं मिल रहा होगा। अगर आपका टारगेट ऑडियंस एक्स है और उस एक्स पर वहाँ जाकर अगर हम मार्केटिंग करते हैं तो हमें फ़ायदा मिलता है, लेकिन अगर हम ये पूरे को बता रहे हैं तो हमारे पास समय भी ज़्यादा लग रहा है, एनर्जी भी लग रही है, धन भी खर्चा हो रहा है, और प्रमोशन उस लेवल का नहीं हो रहा है। इसीलिए हमेशा अपने टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करिए और उनके बीच में अपने प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज को प्रमोट करिए, जिससे आपको डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा। इसके पहले बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा रिसर्च करिए कि आपका प्रोडक्ट सर्विसेज किस एज ग्रुप के लिए हैं, कौन सी जेंडर के लिए है, किस जगह के स्पेसिफिक लोगों के लिए है। और जब आप ये सारी रिसर्च कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है या मार्केटिंग आपको किस प्रकार से करनी है, वो आपकी जो लाइन ऑफ मार्केटिंग है वो क्लियर होती जाती है। तो अपना टारगेट ऑडियंस चुनें, थोड़ा रिसर्च करिए, और उसके बाद आइए कि हमें किस प्रकार से इसको अब मार्केटिंग में लेकर आना है। आइए अब समझते हैं कि हम किस प्रकार से मार्केटिंग करें। तो कुछ ऐसे चुनिंदा तरीके हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज को मार्केट करने के लिए। आजकल आपने देखा होगा हर शहर में, हर जगह समय समय पर कुछ एग्जीबिशंस लगते हैं, कुछ ट्रेड शोज़ लगते हैं, जहाँ पर लोग आकर अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते हैं, काउंटर्स लेते हैं, और वहाँ पर आने जाने वाले सभी व्यक्तियों को वो अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में बताते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि इसमें आप ना सिर्फ अपने शहर में ये काम करते हैं, बल्कि जिस भी शहर में ये इवेंट हो रहा है, आप वहाँ पर जाकर अपने शहर से बाहर भी अपने प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस मार्केटिंग कर सकते हैं। और इस तरीके से आपको मौका मिलता है कि आप बहुत सारे लोगों से मिलें, और उस जगह पर जो बहुत सारे दूसरे प्रोफेशनल्स और इंडस्ट्री के लोग आपको मिलते हैं, उनके बीच में रहकर आप अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस बढ़ाएं। तो सोल इंटेंशन यही है कि आपका प्रोडक्ट सिर्फ एक जगह तक सीमित ना हो, वो कई जगहों तक पहुँचे। इसलिए जो ट्रेड फेयर्स और एग्जीबिशंस लगते हैं, इनिशियल दौर में जब आप अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, तो एक अच्छा आइडिया होता है कि आप एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करें, एग्ज़िबिटर बने, और वहाँ पर जो आपके फेलो एग्ज़िबिटर्स हैं उनसे बातचीत करें, उनके शहर में किस प्रकार की अपॉर्चुनिटी है आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए, इसको समझें, और उन जगहों पर भी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग को आप शुरू करें। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है कि आप इन चीज़ों के बारे में जानकारी रखें, और जहाँ जहाँ पॉसिबल हो वहाँ पर जाएं, स्टॉल लें और अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को डिस्प्ले करें। नेक्स्ट जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी बन गया है आज की तारीख में, वो है सोशल मीडिया प्रेजेंस। हम सभी के पास स्मार्टफोन होता है और हम सभी सोशल मीडिया पर रहते हैं, चाहे आपका फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, स्नैपचैट हो,
इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, पिंटरेस्ट हो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म का नाम लीजिए, एटलीस्ट सारे नहीं तो 3-4 पे तो हम सभी रहते हैं। और इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने बिजनेस को इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी एडवर्टाइज करें। इन जगहों पर आपकी एक आइडेंटिटी हो, आपका आपका एक पेज हो, जिसके थ्रू लोगों को आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो जितने भी लोग फेसबुक पर हैं, जितने भी लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, जितने भी लोग स्नैपचैट यूज़ करते हैं, प्रोफेशनल जो प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन उस पर हैं, इन सभी जगहों पर आप अपना एक पेज सेटअप करिए और उस पेज पर आप समय समय पर लोगों को जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी जानकारी देते रहिए। इंस्टाग्राम पे आपकी न्यूज़ फीड आ सकती है, आप ट्वीट कर सकते हैं, फेसबुक पर आपकी न्यूज़ फीड आ सकती है, आप ट्विटर पे जाके ट्वीट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं आप जो काम कर रहे हैं, लिंक्डइन पर आप अपनी बिज़नेस प्रोफाइल बना के अपने जैसे लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि उनका बिज़नेस कैसा चल रहा है, समय पड़ने पर आप उनसे कोलैबोरेट भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट रहें। यूट्यूब पर चैनल हो, आपके कुछ वीडियोस बन के यूट्यूब पे अपलोड हो, ताकि किसी को भी कोई भी जानकारी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा आपको कॉल करे, वो यूट्यूब पे जाकर आपके प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज को कंप्लीटली एक वीडियो में देखकर आपको अप्रोच कर सकता है। तो जितनी ज़्यादा आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस रहेगी, मान कर चलिए आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज की रीच उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, यानी कि आपकी मार्केटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों तक जाएगी और लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगी समझने लगेंगे और पहचानने भी लगेंगे। अब अगला जो हमारा टेक्निक है वो हो सकता है सारे बिजनेसेस पे अप्लाई ना होता हो, लेकिन आप एक बारी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप किसी कॉज के लिए, सोशल कॉज के लिए बहुत पैशनेट हैं या आप चाहते हैं कि आप किसी सोशल कॉज में इन्वॉल्व हो, तो आप वॉलेंटियर कर सकते हैं किसी एक ऐसे इवेंट में जहाँ पर जाकर आपको बेसिकली आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं, जिससे आपके बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब हम किसी भी सोशल कॉज को सपोर्ट करते हैं तो हम या हमारे एम्प्लॉयज़ वहाँ जाते हैं, वो अनाउंसमेंट होता है, वो डोनेट करते हैं, तो आपकी कंपनी का नाम लोगों तक पहुँचता है और इसी दौरान आप जो प्रोडक्ट या सर्विसेज लेकर आए हैं उसकी भी थोड़ी बहुत जानकारी दी जाती है। तो इस प्रकार से इन इवेंट्स पे आप मार्केटिंग या अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। शुरुआती दौर में ये बहुत अच्छा आइडिया होता है, क्योंकि आपको लोग सोशल कॉज में जुड़ा हुआ देखकर आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे और भी ज़्यादा फेथ करने लगते हैं। तो कोई भी ऐसा कॉज जो आपको लगे कि इट इज़ वर्थ स्पेंडिंग योर मनी ऑन, जिस पे आपको लगता है कि हाँ मुझे इस कॉज में इन्वॉल्व होना चाहिए, आप वहाँ पर डोनेशन दे सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं उस इवेंट की किसी चीज़ को, और वहाँ पर आपका जो ब्रांडिंग है वो बहुत अच्छा हो जाता है। आपके प्रोडक्ट्स के या कंपनी के बोर्ड्स लग जाते हैं, होर्डिंग्स लग जाती हैं, स्टैंडीज़ लग जाती हैं और साथ ही साथ अनाउंसमेंट में भी लोग आपके बारे में जानने लगते हैं। तो आप वॉलंटियर भी कर सकते हैं किसी भी ऐसे इवेंट में जहाँ पर आप डोनेट करें। अगला जो बात मैं करूँगी, इसको मैं स्ट्रैटेजी या कोई टेक्निक तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, बिंदु है, जिसको आप हमेशा ध्यान में रखें कि आप जो भी मार्केटिंग कर रहे हैं, जो भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है आप अपने जो नए और पुराने कस्टमर्स हों उनको लगातार मेल भेजते हों, या फिर उनको आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लगातार बताते जा रहे हैं। पोटेंशियल कस्टमर आपको जो लगता है कि शायद आज नहीं है पर आगे वो कस्टमर बन जाए, उनको आप जो भी जानकारी देते हैं उसमें बहुत ज़रूरी है कंसिस्टेंसी, यानी कि उसमें कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। आपको पोटेंशियल ग्राहक को
थ्रू आउट, यानी कि हमेशा ही कंसिस्टेंटली मार्केटिंग मटेरियल भेजते रहना चाहिए। हो सकता है आपने पोस्टर्स बनाए हो सकता है आपने वीडियोस बनाए हो, पुराने कस्टमर्स के फीडबैक हो, नए प्रोडक्ट्स जो आप लॉन्च कर रहे हैं उसकी जानकारी हो, जो कुछ भी हो आपको लगातार उसकी मार्केटिंग करते रहनी चाहिए। क्योंकि जब आप लोगों की नज़रों में लगातार बने रहेंगे, तब जब उनको आपके प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तुरंत ही उनको आपका ध्यान आ जाएगा और वो सीधा ही आपके पास आके वो सामान लेंगे। इसीलिए कंसिस्टेंसी से बहुत अच्छी मार्केटिंग होती है, क्योंकि आप अपनी विजिबिलिटी बनाए रखते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो हमें अपने कस्टमर बेस को किस प्रकार से बनाना है। मार्केटिंग का जो, जिसको हम कहते हैं ना, कोर, यानी कि जो उसका मुख्य बिंदु है, वो कस्टमर बेस को ना सिर्फ बनाना है बल्कि उसको बनाए रखना है। तो अगर हम इसको आसान शब्दों में समझें, तो जो हमारे आज कस्टमर हैं वो हमारे साथ हमेशा बने रहें, और साथ ही साथ वो अपने साथ नए कस्टमर्स भी लेकर आए। क्या ये कितनी इंटरेस्टिंग बात होगी ना, कि जो हमारे पुराने कस्टमर हैं वो हमारे साथ हमेशा ही रहें, और जब वो हमारे पास आएँ तो वो ज़रूर हमसे ये कहें कि मैंने आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की तारीफ़ अपने मित्र से की या अपने किसी रिश्तेदार से की, और वो जल्दी ही आपके पास आएँगे। तो इस तरीके का जो सॉलिड कस्टमर बेस है, ये आपकी मार्केटिंग अपने आप ही कर देता है एक तरीके से। और बहुत ज़रूरी है कि एक मार्केटिंग कैंपेन जो है वो आप इन कस्टमर्स के लिए भी करें। मतलब कि उनके साथ आप अपना जो कनेक्ट है उसको लगातार बनाए रखिए, उनको जानकारी देते रहिए, किसी न किसी वे में उनको थैंक यू कहते रहिए, किसी न किसी प्रकार के उनके लिए ऑफ़र्स लेकर आइए, ताकि इनडायरेक्टली वो आपके मार्केटिंग का हिस्सा बन जाए। तो आपके जो कस्टमर बेस है उनके लिए आपको मार्केटिंग कैंपेन हमेशा ही चला के रखना चाहिए। अल्टीमेटली यही लोग हैं जो आपकी ब्रांड की इमेज को बनाएंगे, और फिर एक कस्टमर से दूसरा कस्टमर भी रिलेट कर पाएगा। इसीलिए अपने कस्टमर बेस की तरफ हमेशा ही ध्यान रखिए, उनके साथ कनेक्ट बनाए रखिए, उनके लिए ऑफ़र्स निकालते रहिए, और उनके साथ एक, जिसे हम कहते हैं ना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को मेंटेन करते रहिए। नमस्ते, हेलो, हाय, थैंक यू, ईद, दिवाली, दशहरा, इन सब पे उनको विश करिए। कुछ प्रोडक्ट्स के जो ऑफ़र निकाल सकते हैं वो निकालिए, ताकि वो आपके साथ लगातार बने रहें। और जब वो कस्टमर्स आपके साथ लगातार बने रहेंगे, तो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग जो है वो अपने आप होगी। क्योंकि एक सैटिस्फाइड कस्टमर, यानी कि ग्राहक, अपने साथ कम से कम 10 नए ग्राहक लेके आता है। तो जब आपका जो बेस ऑफ कस्टमर है वो आपके साथ बना रहेगा, जुड़ा रहेगा, तो वो आपके प्रोडक्ट सर्विसेज की तारीफ़ दूसरे लोगों से करेगा और उनको भी अपने साथ लेके आएगा। तो इस प्रकार की मार्केटिंग में आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपका कोई समय नहीं जाएगा, आपका कस्टमर खुद ब खुद आपकी मार्केटिंग कर देगा। तो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग जो है वो बहुत ही सिंपल तरीका है, जिसके थ्रू आप नए कस्टमर्स अपने आप ही घर बैठे पा जाएंगे। आगे चलते हैं और समझते हैं मार्केटिंग का जो अभिन्न अंग है, जिसको हम कहते हैं ब्रांडिंग। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ब्रांडिंग है क्या और ये किस प्रकार से हमें हेल्प करती है। ब्रांडिंग यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अपने आप में एक मिसाल बन जाए, लोग उसको उसके नाम से पहचानने लगे, और वो मार्केट में अपनी एक पहचान, जिसे हम कहते हैं ना, जमा सके, उसे हम ब्रांडिंग कहते हैं। अब जैसे मैं आपके सामने कुछ कंपनीज़ के नाम ले सकती हूँ, कुछ प्रोडक्ट्स के नाम ले सकती हूँ, और आप उस नाम को सुनते ही समझ जाएंगे कि अच्छा, ये एक ब्रांड है। अगर हम गाड़ियों के सेक्शन में जाएं तो मारुति एक ब्रांड है। इसके अलावा अगर हम लग्जरी कार्स की उसमें जाएं तो मर्सिडीज़ एक ब्रांड है। अब इन ब्रांड्स में कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन ये कंपनीज अपने आप में एक ब्रांड है। इसी प्रकार से अगर आप क्लोथिंग में जाएं
तो क्लोथिंग में तो ब्रांड्स की भरमार है। वैन ह्यूजन, लुई फिलिप, कोई भी नाम आप ले सकते हैं, सभी अपने आप में एक ब्रांड है। और जैसे ही इनके नाम आपके सामने आएंगे आपको उनके प्रोडक्ट्स अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। इसी प्रकार से फूड एंड बेवरेजेस में आपके पास अगर ड्रिंक्स की बात करें तो आपके पास कोको कोला है, थम्स अप है, पेप्सी है और न जाने कितना कुछ मार्केट में भरा हुआ है। लेकिन जो मुद्दा है वो ये कि आप इन नामों को पहचानते हैं, और जब आप पहचानते हैं तो वो ब्रांडिंग का हिस्सा बन जाते हैं। तो आई एम श्योर जब आप किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं तो आप भी चाहेंगे कि अल्टीमेटली आपकी या तो कंपनी या प्रोडक्ट जो है वो एक ब्रांड नेम बन जाए, यानी कि लोग उसको उसी नाम से जानने लगे। तो चलिए समझते हैं कि ब्रांड किस तरीके से हम बनाते हैं। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी है कि ब्रांड बनाने के लिए आपको आपका जो प्रोडक्ट है उसकी इमेज को सॉलिडिफाई करना होता है, यानी कि उसमें जितनी भी अच्छाइयाँ हैं वो कंसिस्टेंट हो और रिलायबल हो। यानी कि ऐसा नहीं हो कि प्रोडक्ट में आज जो क्वालिटीज़ हैं जब उसका नेक्स्ट प्रोडक्शन आया तो उसकी वो क्वालिटीज़ ख़त्म हो गई। आपका प्रोडक्ट हमेशा ही उसी गुणवत्ता की क्वालिटी पे खरा उतरना चाहिए और हर बार लोगों का भरोसा उस पे उतना ही होना चाहिए। तो जब कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी होगी तो अपने आप आपके ब्रांड का नाम सॉलिड होने लगता है, यानी कि मजबूती पकड़ने लगता है। और सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप अपने कस्टमर्स के थ्रू भी ब्रांडिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी कस्टमर को कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, नॉर्मली तो हम पॉलीथीन बैग्स में ही देखते हैं ब्रांडिंग कि आपको वो जिस भी थैले में सामान डाल के देते हैं उस पे उनकी कंपनी का या शॉप का नाम लिखा होता है। ये एक तरीका है ब्रांडिंग का। या फिर अगर आपने अपने कस्टमर को कुछ फ्री गिफ्ट बांटे हैं तो उसमें भी आपके उस प्रोडक्ट या कंपनी का नाम हो सकता है। कई बारी जो लोग थोड़े ऊपरी लेवल पे बिजनेस करते हैं वो थोड़े हुडीज़ या कुछ ऐसी चीज़ें बांटते हैं जो व्यक्ति पहन के निकलता है और उसके थ्रू भी ब्रांडिंग जो है वो सॉलिडिफाई हो सकती है। तो सबसे पहले जो हमें करना है वो ये कि अपने प्रोडक्ट को ऐसा बनाना है कि लोगों का भरोसा उस पर लगातार बना रहे, और दूसरा अपने प्रोडक्ट का नाम जो है वो किन्हीं चीज़ों में अपने कस्टमर्स को देना है ताकि वो जब भी उस चीज़ का इस्तेमाल करें लोगों को उस ब्रांड का नाम दिखे। इन दोनों तरीक़ों से हम अपने ब्रांड को सॉलिडिफाई यानी कि मजबूत बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ब्रांडिंग का मार्केटिंग में क्या महत्व है, यानी कि मार्केटिंग में ब्रांडिंग होती कैसे है। तो जैसे कि हम अब तक बात करते आ रहे हैं कि ये एक तरीका है कि जिसमें आपकी कंपनी या जो सामान आप लेकर आए हैं उसकी एक पॉजिटिव छवि बने, उसकी एक अच्छी छवि बने, ताकि ग्राहक जो है वो कंपनी पे भरोसा कर सके, सामानों पे भरोसा कर सके, और आप जो प्रोडक्ट के बारे में एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, यानी कि जो कुछ भी कह रहे हैं कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये बहुत लंबे समय तक चलता है, ये ख़राब नहीं होता है, इन स्टेटमेंट्स पे भी भरोसा कर सके। तो अगर हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम इन स्टेटमेंट्स को अपने मार्केटिंग का हिस्सा बनाएं। आपका लोगो इतना अट्रैक्टिव हो कि वो दूर से भी दिखे तो लोगों को समझ में आ जाए कि आपके ब्रांड का है, डिज़ाइनिंग अच्छी हो, आपका मिशन स्टेटमेंट बहुत कैची होना चाहिए, जैसे कर लो दुनिया मुट्ठी में, जी लो जी भर के। जब हम इस तरीके का स्टेटमेंट बताते हैं तो लोगों को पता है कि हम कौन सी कंपनी है। तो मिशन स्टेटमेंट में ही सारी बात आ जानी चाहिए, और अगर कस्टमर अपने माइंड में इन चीज़ों को बसा लेता है तो ब्रांड भी बनता है और उसके थ्रू अवेयरनेस भी क्रिएट होती है, जिसे हम मार्केटिंग कहते हैं। आई होप अब आप इसको लिंक कर पा रहे होंगे कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। तो जब हम इन सारी चीज़ों के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं अपने कस्टमर्स को तो हम मार्केटिंग भी कर रहे हैं और अपने प्रोडक्ट की जो छवि है, पॉजिटिव छवि, उसको भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो इफ़ेक्टिव ब्रांडिंग कैसे हो सकती है और होने के बाद आपको क्या फ़ायदा है? बेसिकली आप कंपनी और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उससे आप जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको आप अलग कर पाते हैं,
और साथ ही साथ ब्रांडिंग हो जाने से आपके कस्टमर्स जो हैं वो लॉयल भी आपके साथ हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति एक कोई क्रीम लगाता है विंटर्स में, वो हर बार सर्दियाँ आने पर उसी क्रीम को यूज़ करता है। क्यों? क्योंकि उसकी ब्रांडिंग स्टैब्लिश हो चुकी है, उसकी अवेयरनेस यानी कि मार्केटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो जब आपकी ब्रांड इमेज स्टैब्लिश हो जाती है, तो आपका कस्टमर जो है आपके कॉम्पिटिटर्स को नहीं देखता, वो आपके पास ही आता है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी मेंटेन रहे, ताकि लोग उस पे बार-बार लगातार भरोसा कर सकें। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें समझते हैं ब्रांडिंग के बारे में, जिसमें सबसे ज़रूरी बात है कि किस तरीके से हम ब्रांडिंग कर सकते हैं, क्या-क्या टाइप्स यानी कि क्या-क्या प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट ब्रांडिंग। नाम पे मत जाइएगा, प्रोडक्ट यानी कि सिर्फ सामान की ब्रांडिंग नहीं होती। प्रोडक्ट ब्रांडिंग जो है वो सबसे कॉमन तरीका होता है, जो शायद आपकी कंपनी को ब्रांड कर रहा होता है या कंपनी के किसी एक खास प्रोडक्ट को ब्रांड कर रहा होता है। बेसिकली आप कंपनी या उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज कुछ भी मार्केट कर रहे हो, उसकी इमेज को स्टैब्लिश कर रहे हो, वो प्रोडक्ट मार्केटिंग का हिस्सा होता है। ठीक है, तो आप जो कुछ भी ऑफ़र कर रहे हैं अपनी कंपनी के थ्रू, वो प्रोडक्ट ब्रांडिंग कहलाता है। जिसका एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, माउंटेन ड्यू, कोका कोला, या फिर अगर आप आटा ख़रीदते हैं तो आशीर्वाद आटा। अब ये अपने आप में प्रोडक्ट्स भी ब्रांड हैं और इनकी जो कंपनी है वो भी ब्रांड है। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट मार्केटिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट ब्रांडिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को ब्रांड कर सकते हैं, उनके लोगोज़ अच्छे बना सकते हैं, उनकी क्वालिटीज़ पे फोकस कर सकते हैं, उस पे जो उनके आपके कस्टमर्स हैं उनके फीडबैक के ऊपर काम करके हम अपनी ब्रांड इमेज को स्टैब्लिश कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो आमतौर पर हम देखते हैं, उसको हम पर्सनल ब्रांडिंग कहते हैं। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा काम आता है जो लोग अपने आप को पब्लिसाइज़ करना चाहते हैं, जैसे कि सेलिब्रिटीज़ या खेल-कूद से जो लोग जुड़े हुए हैं या जो लोग पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं। इन्हें खुद को ब्रांड करना होता है क्योंकि वो अपने आप में एक इमेज है। तो पर्सनल ब्रांडिंग भी कई बारी आपको मदद करती है ब्रांड इमेज स्टैब्लिश करने में। और कई बारी पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो प्रोडक्ट के साथ भी ब्रांड हो जाता है। जैसे कि आप सबने शायद सुना होगा, नाइकी नामक एक कंपनी है और उसके बहुत नीश प्रोडक्ट का हिस्सा है जॉर्डन शूज़। जॉर्डन शूज़ जो है वो काफ़ी महंगे और अच्छे जूते हैं, लेकिन नाइकी जो है वो माइकल जॉर्डन के साथ कोलैबोरेट करके इन जूतों को मार्केट में लेके आती है। इसी प्रकार से हमारे देश की जो बहुत ही फेमस एथलीट है हिमा दास, उनके साथ एडिडास ने कोलैबोरेट करके उनके नाम से शूज़ बनाए जिसका नाम है हिमा दास। तो इस तरीके से पर्सनल ब्रांडिंग हुई है इन शूज़ की। इन व्यक्तियों के नाम पर ये प्रोडक्ट्स आए हैं मार्केट में और अब इस तरीके से इनकी ब्रांड इमेज बन गई है। तो ब्रांड इमेज पर्सनल लोगों के साथ जुड़कर भी हम पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे आपने देखे होंगे एड्स जिसमें स्पोर्ट्समैन जो है उस ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं और फिर वो कई बारी उनके नाम से ही प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं। इस तरीके की मार्केटिंग को हम पर्सनल ब्रांडिंग कहते हैं। सो कॉर्पोरेट ब्रांडिंग जो है वो आपके संपूर्ण प्रोडक्ट्स की रेंज को मार्केट करना है, यानी कि आप ना सिर्फ एक प्रोडक्ट, एक सर्विस, बल्कि सारी चीज़ों की ब्रांडिंग कर रहे होते हैं। वो कंपनी अपने आप में सॉलिडिफाई हो जाती है और बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए आप ऐसे एम्प्लॉइज़ को, ऐसे लोगों को हायर करें जो कंपनी को अपना संपूर्ण देना चाहते हों और उनके नाम से भी जो है वो कंपनी जानी जाए, कंपनी की ब्रांडिंग हो। जैसे कि जो एम्प्लॉई बहुत ही डेडिकेटेड होके काम करेगा, वो कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है कि इस जगह के या इस पर्टिकुलर दुकान के लोग बहुत अच्छे से कस्टमर से डील करते हैं। तो ये अपने आप में
कॉरपोरेट ब्रांडिंग कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर हमने मेंशन भी किया है, पेप्सिको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस प्रकार की ब्रांडिंग का। अब पेप्सिको कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और हर प्रोडक्ट जो है वो अपने आप में जाना माना है। तो अगर आप पेप्सिको को ना भी जानते हो तो भी आप लेज़ को जानते हैं, आप पेप्सी जानते हैं, आप डाइट पेप्सी पहचानते हैं, आप माउंटेन ड्यू पहचानते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी कि जो कंपनी के अंतर्गत ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं वो अपने आप में एक ब्रांड इमेज है। चाहे आपको उस कंपनी का नाम ना पता हो, लेकिन उसके सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो फेमस हैं, उनकी अपनी एक पॉजिटिव इमेज है और इस प्रकार की मार्केटिंग को हम कॉरपोरेट ब्रांडिंग कहते हैं। जोग्राफिकल ब्रांडिंग एक अन्य प्रकार की ब्रांडिंग है। अगर आपका व्यवसाय जो है वो ट्रैवल टूरिज्म से जुड़ा हुआ है तो आप जोग्राफिकल ब्रांडिंग भी कर सकते हैं। अगर आप एक शहर में रहकर टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं अपने शहर का, तो हो सकता है जोग्राफिकल ब्रांडिंग आपको मदद करे, क्योंकि आपका शहर जिस भी कार्य के लिए फेमस है उसको आप जोग्राफिकली उस रीजन को एडवर्टाइज कर सकते हैं, उसकी अलग पहचान बना सकते हैं और जिस भी पर्टिकुलर रीज़न के लिए आप उस क्षेत्र को एडवर्टाइज कर रहे हैं उसको ऐसे हमें इमेज बनाना है कि इसके अलावा वो और कहीं नहीं मिलेगा और इस प्रकार से उस क्षेत्र की ब्रांड इमेज बन जाती है। अगर मैं कुछ शहरों के नाम लेना चाहूँ तो अगर आप उज्जैन जाते हैं तो वहाँ पर क्या ब्रांडिंग है, उज्जैन यानी कि महाकाल, तो उस जगह की ब्रांडिंग जो है वो महाकाल के मंदिर से है। इसी प्रकार से अगर आप बनारस जाएंगे तो वो मंदिरों का शहर है, तो वहाँ पर भी काशी विश्वनाथ से शुरू होकर जितने भी मंदिर हैं वो जोग्राफिकल ब्रांडिंग का हिस्सा है। आप लखनऊ शहर में आइए तो नवाबों का शहर ऐसा कहा जाता है, तो इस क्षेत्र की ब्रांडिंग नवाबों के शहर की तरीके से है। मुंबई अगर आप जाते हैं तो सपनों का शहर कहलाता है। तो इस प्रकार से हम जोग्राफिकल ब्रांडिंग करते हैं, यानी कि उस जगह की जो खास विशेषताएं हैं उसके ऊपर हाईलाइट करके हम उस जगह को ब्रांड करते हैं और इसे हम जोग्राफिकल ब्रांडिंग कहते हैं। तो अगर आपका व्यवसाय इस तरीके से चलता हो जिसमें आपको जोग्राफिकल ब्रांडिंग की मदद से और भी ज़्यादा ब्रांड इमेज स्टैब्लिश करने में मदद मिले तो डेफिनेटली इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आइए अब सीधे सीधे क्या स्टेप्स है ब्रांड को इस्टेब्लिश करने के लिए उसको समझ लेते हैं, ताकि आप ना सिर्फ ये चुन सकें कि कौन सा ब्रांडिंग टाइप आपको यूज़ करना है, बल्कि किन चरणों से आपको गुजरना है ताकि ब्रांड इमेज इस्टेब्लिश करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी आपकी ब्रांड आइडेंटिटी, जिसके बारे में हम काफ़ी देर से चर्चा कर रहे हैं। ब्रांड आइडेंटिटी यानी कि आपके बिजनेस के लिए लोगों का क्या व्यू पॉइंट है, क्या विचारधारा रखते हैं लोग, और जब आप अच्छा प्रोडक्ट देते हैं तो वो विचारधारा भी हम मान के चलते हैं पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव ये प्लस का साइन है, ठीक है। तो पॉजिटिव विचारधारा जब आपके प्रोडक्ट के लिए आती है तो आपकी ब्रांड की आइडेंटिटी बनती है। पॉइंट नंबर 2, ब्रांड वॉइस, यानी कि किस भाषा में उस की ब्रांडिंग की जा रही है, किस तरीके से कहा जा रहा है और साथ ही साथ कौन सी पर्सनालिटी उस ब्रांड की आवाज़ बनी है। जैसे आपको याद होगा बहुत साल पहले एक कैंपेन चलता था, पोलियो कैंपेन की ड्राइव थी, जिसके ब्रांड एम्बेसडर या पर्सनालिटी श्री अमिताभ बच्चन जी थे। तो उनकी जो लैंग्वेज थी, जिस तरीके से वो बोलते थे, जो उनका बात करने का टोन था और वो पर्सनालिटी अपने आप में एक ब्रांड वॉइस बन गई थी। और आपको, मुझको, हम सभी को याद होगी वो एक छोटी सी लाइन, 2 बूंद ज़िंदगी के, राइट। तो इस तरीके से हम ब्रांड वॉइस बना सकते हैं। हम किसी भी पर्सनालिटी को एक माध्यम से जोड़ सकते हैं ताकि उनके साथ हमारे ब्रांड की भी एक इमेज बने। तीसरा और बहुत ही ज़रूरी, इसको मैं बहुत ज़्यादा अंडरलाइन करूँगी, इसको हम कहते हैं ब्रांड प्रॉमिस। यानी कि आप अपने प्रोडक्ट सर्विसेज में जो कुछ भी ऑफ़र कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, प्लीज़ 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 मेक श्योर
कि आपका ब्रांड उस काम को पूरा करता हो। झूठे वादों से ब्रांड नहीं बनते। आप जो भी अपने ब्रांड के बारे में लिख रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है आपका प्रोडक्ट, उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है और उसके पूरा होते ही कस्टमर्स में आपके ब्रांड की इमेज पॉजिटिव बनने लगती है। नेक्स्ट, ब्रांड पोजीशनिंग, यानी कि समय समय पर आपको ये भी देखना चाहिए कि मार्केट में आपके ब्रांड की क्या जगह है, वो कितना ऊपर है, कितना नीचे है, कितना सक्सेसफुल है या उसे कितना रास्ता और तय करना है। जब आप समय समय पर ब्रांड पोजीशनिंग चेक करते रहेंगे तो आपको मदद मिलेगी कि आप अपने को आंकलन कर सकें और आपको आगे कैसे बढ़ना है उसकी भी एक रूपरेखा निर्धारित कर सकें। आखिरी, ब्रांड स्टोरी, यानी कि आपका बिजनेस किस प्रकार से सेटअप हुआ है, वो जिस सीमा पर पहुंच गया है, जिस जगह पर आके है, वो वहाँ पर आके किस प्रकार के बिजनेस वैल्यूज़ की वजह से आया है, इसकी भी एक स्टोरी होनी चाहिए। इसको भी आपको किसी न किसी माध्यम से लोगों को बताते रहना चाहिए। जब आप ब्रांड स्टोरी लेकर आते हैं तो लोगों का आप पे भरोसा और बढ़ता है और आपकी ब्रांड की पोजीशनिंग और एस्टैब्लिश होती है और मार्केट में आपका ब्रांड और भी बेहतर करने लगता है। तो ये थे कुछ चरण ब्रांडिंग करने के, और इसमें कुछ और चीज़ें बाकी हैं जो अब हम चर्चा कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 6, ब्रांड परसेप्शन, यानी कि मार्केट में लोग आपके ब्रांड के बारे में क्या सोचते हैं, यानी कि कस्टमर इसको किस तरीके से व्यू करते हैं, कितना रियलिस्टिकली। कई बारी हम बहुत सारी कहानियाँ गढ़ लेते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है इसको हम ब्रांड परसेप्शन कहते हैं। सच में जो ब्रांड की इमेज है उसको भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ब्रांड इक्विटी के बारे में मैं क्या ही बताऊं, आजकल तो शार्क टैंक देखकर सभी लोग सीख चुके हैं कि ब्रांड इक्विटी क्या होती है। तो ब्रांड इक्विटी आपके बिजनेस की वो वैल्यू है, वो रेपुटेशन है, जिसके आधार पर ये पता चलता है कि आपने कितनी हार्डवर्क करी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी ज़्यादा है, आपने कितनी अच्छी सर्विसेज डिलीवर की हैं और उसकी वजह से आपकी ब्रांड आज किस जगह पर आके पहुंची है। इसे हम ब्रांड इक्विटी कहते हैं। और आखिरी पॉइंट जो है वो है आपके ब्रांड एम्बेसडर। अगर कुछ लोग बाहरी दुनिया से आकर आपकी कंपनी के साथ जुड़ते हैं और आपके प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं तो वो आपके ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, जो आपके प्रोडक्ट की बात करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको पहन के चलते हैं, वो आपके ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं और इस तरीके से आपकी ब्रांडिंग और भी पावरफुल हो जाती है। तो आज हमने बहुत सारी बातें समझी, जिसमें हमने मार्केटिंग के बारे में समझा, किस किस प्रकार से हम मार्केटिंग कर सकते हैं। हमने ब्रांडिंग के बारे में समझा, उसमें भी हमने प्रकार समझे और ब्रांडिंग के चरणों को भी समझा। तो मैं ये आशा करती हूँ कि ये जो मार्केटिंग और ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट है, इसको आप भली भांति समझ पाए होंगे और अपने बिजनेस के शुरुआती दौर से ही आप इसका पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे। मेरे साथ इस एपिसोड में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के समय में हर कोई अपना खुद का व्यापार करना चाहता है, सक्सेसफुल उद्यमी बनना चाहता है और साथ ही साथ अच्छा प्रॉफिट भी कमाना चाहता है। लेकिन दोस्तों, अगर कहीं दिक्कत आती है तो वो होती है जानकारी की। लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसे यूनिक बिजनेस आइडियाज जिसकी मदद से आप न सिर्फ अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं बल्कि प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, साथ ही साथ पूरे देश के विकास में अपना सहयोग भी दे सकते हैं। और अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले आपको खुद से कुछ सवाल करने होंगे, जैसे कैसे किसी भी बिजनेस की शुरुआत होती है, किस तरह का बिजनेस शुरू किया जाए, और इसके बारे में भी जानकारी होना लाजमी है। इसीलिए आज बिजनेस पाठशाला के माध्यम से हम आपको कुछ ऐसे सक्सेसफुल बिजनेस और यूनिक बिजनेस आइडियाज के बारे में बताएंगे जिन्हें शुरू करके आप कम पैसों में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, जो आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल भी साबित होंगे। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यार्न ट्विस्टिंग की। यार्न यानी सूत,
एक लंबा इंटरलॉक्ड फाइबर होता है जो कपड़ा सिलाई, बुनाई या रस्सी बनाने के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। ये एक प्रकार का धागा ही होता है जिसे हाथ या मशीन से सिलाई के लिए तैयार किया जाता है। सिलाई में शामिल तनावों का सामना करने के लिए आधुनिक निर्मित सिलाई धागे मोम या अन्य स्नेहक के साथ समाप्त हो जाते हैं। कढ़ाई के धागे विशेष रूप से सुई से काम करने के लिए तैयार किए गए हैं और यार्न का उपयोग कपड़ा बनाने में विभिन्न प्रक्रियाओं के साथ किया जाता है, जिसमें बुनाई और फेल्टिंग शामिल है। सूत कताई के दौरान तंतुओं को दिए गए घुमावों की संख्या पर निर्भर करता है। उच्च स्तर की मरोड़ एक मजबूत सूत का उत्पादन करती है, जबकि कम मरोड़ नरम और अधिक चमकदार सूत का उत्पादन करने में सक्षम होती है। और इसकी डिमांड को देखते हुए अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको करीबन 10 से 12 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जिसमें आपकी मशीनरी कॉस्ट लगभग 3.5 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए हो सकती है और वर्किंग कैपिटल के तौर पर आपको 6.5 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए की जरूरत पड़ सकती है। इस इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपने बिजनेस को 5 से 6 मैन पावर के साथ 1500 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया में शुरू कर सकते हैं। और बात करें प्रॉफिट की तो ये बिजनेस आसानी से आपको 25 से 30% तक का मार्जिन कमा कर दे सकता है। आइए अब नजर डालते हैं हमारे आज के दूसरे यूनिक बिजनेस आइडिया पर, जो है सिल्क रीलिंग। सिल्क यानी रेशम के बारे में कौन नहीं जानता। रेशम के कपड़े, रेशम के धागे, रेशमी रुमाल बहुत पहले के समय से फेमस है। तब से लेकर आज तक रेशम ने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई हुई है। रेशम व्यवसाय एक तरह का लघु उद्योग या फिर कुटीर व्यवसाय कहा जाता है, जिसमें रेशम के कीड़े द्वारा दिए गए अंडे, जिसे कोकून कहा जाता है, उसके द्वारा कच्चे रेशम का उत्पादन किया जाता है। इस व्यवसाय को सेरीकल्चर कहा जाता है। इस व्यवसाय में रेशम के कीड़ों का पालन से लेकर रेशम की सफाई करना, सूत को काटना और उन पौधों को उगाना भी शामिल है जिस पर रेशम के कीड़े पलते और फूलते हैं, जैसे कि सहतूत, पलाश, गूलर आदि। सिल्क उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। सिल्क का कपड़ा न केवल आरामदायक होता है बल्कि ये काफी महंगा भी होता है। ऐसे में सिल्क बिजनेस शुरू करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन इस व्यवसाय को शुरू करने से पहले आपको इसके बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको 10 से 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। जगह की बात करें तो इस बिजनेस के लिए आपको 1500 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया की भी रिक्वायरमेंट रहेगी और मैन पावर में आपको 5 से 8 लोगों की जरूरत होगी। साथ ही साथ आपको 5 किलोवाट का इलेक्ट्रिक लोड या पावर कंजम्पशन की जरूरत होगी और प्रॉफिट मार्जिन जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है 10 से 15% तक का, यानी ये बिजनेस आपको आसानी से 15% तक का मार्जिन दे सकता है। आइए एक नजर डालते हैं हमारे आज के तीसरे बिजनेस आइडिया यानी डेनिम गारमेंट्स पर। दोस्तों, वस्त्र मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। डेनिम न केवल एक फैशन फैब्रिक है बल्कि यह एक ट्रेंडी फैब्रिक भी है जो युवावस्था और आधुनिकता को दर्शाता है। सभी उम्र के लोगों द्वारा डेनिम कपड़े की बढ़ती स्वीकार्यता से मांग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और प्रवृत्ति कम से कम और कुछ दशकों तक ऐसे ही जारी रहने की उम्मीद है। जीन्स दुनिया भर के पुरुषों, महिलाओं और सभी उम्र के बच्चों द्वारा पहना जाने वाला परिधान है। यह एक ऐसा कपड़ा है जो कि कई बार धोने के बाद भी टूटता नहीं है। आज के समय में जीन्स हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। जीन्स के चलन का वैश्वीकरण उपभोक्ताओं की जीवन शैली को बदल रहा है और मध्यम वर्ग की आबादी के बीच उच्च अंत और प्रीमियम डिजाइन लेबल के लिए बढ़ती प्राथमिकता है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको 6 से 7 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। जगह की बात करें तो आपको 35,000 से लेकर 40,000 स्क्वायर मीटर एरिया की जरूरत होगी, जिसमें 20,000 से लेकर 22,000 स्क्वायर मीटर प्रोडक्शन एरिया, 4 से 5,000 स्क्वायर मीटर एरिया रॉ मटेरियल स्टोरेज और 5 से 8,000 स्क्वायर मीटर एरिया आपके फिनिश गुड्स और एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया के लिए होगा। और मैन पावर में आपको चाहिए होगा बड़े स्केल पर 550 लोगों से लेकर 600 वर्कर्स, जिसमें 120 से लेकर 150 वर्कर्स स्किल्ड होंगे, 200 से लेकर 250 अनस्किल्ड होंगे। सुपरवाइजर, टेक्निकल स्टाफ, प्लांट हेड, प्रोडक्शन मैनेजर, अकाउंटेंट के साथ ही आपका इलेक्ट्रिक लोड रहेगा 4000 किलोवाट। लेकिन गौर करें, ये सभी फिगर्स बिग स्केल इंडस्ट्री के लिए ही है। उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारियों से आप संतुष्ट हो रहे हैं। आइए नजर डालते हैं अब हमारे आज के आखिरी बिजनेस आइडिया पर, जो है सिल्क की साड़ी। सिल्क साड़ी हमारे देश की एक पारंपरिक पोशाक है। ये एक महिलाओं को सुंदर रूप देता है और इसे ले जाना आसान है। समाज में बार बार बदलते फैशन के साथ साड़ी की मांग और चाहत समान रहती है। रेशम की साड़ी का व्यवसाय भारत में सबसे अधिक लाभदायक व्यवसायों में से एक माना जाता है।
अधिकांश राज्यों में इन साड़ियों की लोकप्रियता अधिक है। दोस्तों, ये जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि सिल्क की साड़ी को भारत की सदाबहार साड़ी माना जाता है। साड़ी न केवल एक पारंपरिक रूप का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि देखने में भी बहुत प्यारी लगती है। भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सिल्क की साड़ियों का डिमांड लगातार बढ़ता जा रहा है और ये बिजनेस आपको सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना सकता है, जिसकी शुरुआत करने के लिए आपको कम से कम 10 से 12 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। जगह की बात करें तो इस बिजनेस को आप 1500 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया के साथ शुरू कर सकते हैं और मैन पावर के तौर पर आपको 8 से 10 लोगों की जरूरत होगी। वहीं 10 से 12 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड के साथ आप अपने प्लांट की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात रही प्रॉफिट की, तो ये बिजनेस आपको 30 से 35% तक का मुनाफा आसानी से कमा कर दे सकता है। तो ये था हमारा आज का बिजनेस आइडिया। उम्मीद है कि आपके लिए ये सेशन फायदेमंद साबित हुआ होगा। अब हम आपसे जुड़ेंगे जूम सेशन पर, जिसका लिंक आपको YouTube चैट बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आज के टॉपिक को लेकर कोई भी जरूरी सवाल है तो जूम सेशन पर जरूर जुड़िएगा, जहां अपने सवाल आप एक्सपर्ट से सीधे पूछ सकते हैं और अपना जवाब प्राप्त कर सकते हैं।